Today I have taken topic of bone marrow aspiration. You know, आप लोग के इसमें था ना जो टॉपिक आप लोग का हुआ नहीं था, bone marrow aspiration. I have taken this topic. Now, what is bone marrow aspiration? Bone marrow examination provides a semi-quantitative and qualitative assessment of state of hemopoiesis. मैम इसको Hemopoiesis जूम means कोई कुछ बोल रहा है क्या? यस मैम इसको जूम कर दीजिए, बस वही कर विजिबिलिटी रही नहीं हूँ हो रही बेटा, है। एक मिनट, वही कर रही थी मैं, हुआ नहीं था तो जूम कर रही हूँ, एक मिनट। अब ठीक है? यस यस ओके, और मैं सबको म्यूट भी कर देती हूँ ताकि अब किसी की आवाज मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करे। You want to ask any question? Ask at the last. I'll give you 10 minutes for asking question. Okay. We'll start now. Introduction. What is bone marrow aspiration? Bone marrow aspiration या examination means what? It's given here in the definition. Bone marrow examination provides a semi-quantitative and qualitative assessment of the state of hemopoiesis. What is hemopoiesis? Hemopoiesis is the process in which RBCs are made. RBC means red blood cells. रेड ब्लड सेल्स जिसमें बनते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हीमोपोइसिस. हीमोग्लोबिन का बनना, आरबीसीज का बनना, दैट इज हीमोपोइसिस. Now, biopsy of the bone marrow is an indispensable adjacent to the study of disease of the blood. और बायोप्सी करने से, बोन मैरो की बायोप्सी करने से ब्लड की डिजीजेस का पता पड़ता है कि ब्लड में कौन सी डिजीजेस है, ब्लड कैंसर है या और कोई प्रॉब्लम है, मैक्रोसिटिक एनीमिया है, माइक्रोसिटिक एनीमिया है, कौन सा टाइप का एनीमिया है बंदे को, तो वो सारी चीजें इससे पता पड़ जाती है. It may be the only way a correct diagnosis can be made. It is only biopsy is the only way जिससे पता पड़ता है correct diagnosis of the disease. Now, what is the structure of the bone? Bone structure, you know, this is bone structure. In this, it is cortex and medulla. Cortex and medulla. Cortex is a strong layer of the compact bone. जो strong layer जो बाहर की हड्डी का yellow दिख रहा है, that is strong layer of the bone. That is strong layer of the compact bone. ठोस होता है वो, compact मतलब ठोस. Gives the bone strength. Made of the lamellar bone, contains well organized हैवेस्टियन कैनाल्स. इसमें कैनाल्स होते हैं, हैवेस्टियन कैनाल्स होता है, ये स्ट्रांग होता है, ये बोन को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती देता है. एंड बीच वाला जो पोर्शन था, दैट इज मेडुला, मेड अप ऑफ कैंसुलस बोन और ट्रेबेक्यूले. ट्रेबेक्यूलो एंड द इनर सर्फेस ऑफ द कॉर्टेक्स आर लाइंड बाय द एंडोस्टील सेल्स. उस सेल्स के जो अंदर, जो मैंने येलो पोर्शन के अंदर जो ब्राउनिश दिख रहा था इसके पहले वाले पिक्चर में, ये अंदर का बीच वाला, दिस इज मेडुला. ठीक है, और इसमें ये कैनाल्स होते हैं बारीक बारीक के. The trabulae and the inner surface of the cortex are lined by the endostele cells. Endostele cells से वो बनते हैं. It is osteoblast, it is osteocytes and osteoclast. ठीक है, पूरा कैल्शियम उसी में होता है. Parenchyma, hemopoietic cells, hemopoietic stem cells and precursors, matured cells of erythroid, myeloid and megakaryotic cells. ठीक है, ये सारे पेरेंकाइमा में होते हैं. एंड स्ट्रोमा, फैट सेल्स, हिस्टोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, ब्लड वेसल्स, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ये स्ट्रोमा. Now, what is bone marrow? The bone marrow are two types, red bone marrow and yellow bone marrow. ठीक है, एक red bone marrow होता है और एक yellow bone marrow होता है. रेड बोन मैरो जो है वो हीमोपोएटिक सेल्स होते हैं. हीमोपोएटिक सेल्स मतलब जो हीमोग्लोबिन की रचना करता है, जिसे हीमोग्लोबिन बनता है, आरबीसीज बनते हैं जैसे, दैट इज हीमोपोएटिक सेल्स. एंड येलो बोन मैरो, दैट इज एडिपोज टिश्यूज, जिससे बनते हैं एडिपोज टिश्यूज. Red bone marrow consists of 4% of the total bone marrow. रेड बोन मैरो कंसिस्ट ऑफ 4% ऑफ द टोटल बोन मैरो. जो रेड बोन मैरो टोटल बोन मैरो का 4% लेता है. द वेट ऑफ द टोटल बोन मैरो रेंजेस फ्रॉम 1600 to 3700 ग्राम्स. द वेट, टोटल बोन मैरो का वेट होता है 1600 ग्राम से लेके 3700 ग्राम्स तक का उसका टोटल बोन मैरो का वेट होता है. और रेड बोन मैरो कंसिस्ट होता है 4% अकेले उसमें. ये स्ट्रक्चर है उसका, आधा कटा हुआ स्ट्रक्चर लेते हैं उसमें, दिस इज रेड बोन मैरो. और जो सेंटर में येलोइश दिख रहा है, दैट इज येलो बोन मैरो. ठीक है,
फिर चिल्ड्रन मोस्ट बोन्स कंटेन्स हिमोपोएटिक सेल्स, जो चिल्ड्रन है उनकी जो बोन्स होती है उसमें बहुत सारी बोन्स में हिमोपोएटिक सेल्स होते हैं जो जहाँ पे आरबीसीज बनते हैं। नाउ एडल्ट्स में स्कल में भी होता है, स्टर्नम में, स्कैपुले, रिब्स, पेल्विक बोन्स एंड प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, इनमें ये हिमोपोएटिक सेल्स होते हैं। Principle. The morphological assessment of aspirated or core biopsy specimen is based on these principles. ये principles के ऊपर ये bone marrow का aspiration यानी उसमें से liquid निकालना, bone marrow में से liquid अंदर के निकालना जांच करने के लिए कि उसमें क्या है और क्या नहीं है, कैंसर सेल्स है कि नहीं है, ल्यूकेमिया है कि एनीमिया है, किस टाइप का है, वो निकालने के लिए उसके अंदर का जो लिक्विड निकालते दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशन। एस्पिरेटेड मतलब निकालना, और बायोप्सी यानी टुकड़ा निकालना। ठीक है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। एस्पिरेशन यानी जैसे यहाँ कोई गठान हो गई तो गठान में से उसका अंदर का पानी निकालना दैट इज एस्पिरेशन, और गठान कोई काट के अंदर से निकाल देना, उसका टुकड़ा निकालना दैट इज बायोप्सी। ठीक है, तो बायोप्सी में और इसमें डिफरेंस है। तो मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ एस्पिरेटेड और कोर बायोप्सी, एस्पिरेशन मतलब लिक्विड उसका निकालना अंदर के, या फिर कोर बायोप्सी मतलब टुकड़ा उसका निकालना काट के। Specimen is based on these principles. Bone marrow has an organized structure, उसका organized structure होता है, उस स्ट्रक्चर को पूरा हमें लेना पड़ता है उसमें से। In normal health, bone marrow has cells display distinct numerical and special relationships with each other. इनका आपस में बोन मैरो का अच्छे से रिलेशनशिप होता है इन नॉर्मल हेल्थ बोन मैरो में, है ना। सेल्स डिस्प्ले डिस्टिंक्ट न्यूमेरिकल एंड spatial relationship with each other. Individual marrow cells have distinct cytological appearance. एक एक अलग अलग सेल्स का अलग अलग cytological appearance अलग से distinct रहेगा, अलग अलग different रहेगा। This reflects the lineage and the stage of maturation. और उससे पता पड़ जाता है कि हर स्टेज में ये स्टेज फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है या फोर्थ स्टेज, ऐसे स्टेज उसकी पता पड़ जाती है कि कौन से स्टेज में सेल्स हैं। Each or all of these may be specifically disordered in a diseases, और ये सब ये each of these may be specifically disordered in a disease। और अगर कोई डिजीज किसी को हो जाती है तो ये 3-4 जो स्टेजेस होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं उसमें डिफरेंट आ जाता है, उसमें उसके मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ जाते हैं, उससे पता पड़ जाता है कि इसमें कोई डिजीज है। Now what are the indications? Indications क्या होंगे? एनीमिया पता पड़ेगा, उसमें क्या होगा? एनीमिया। कौन से टाइप के एनीमिया? एनीमिया मतलब क्योंकि हिमोपाइटिक सेल्स है ना, हिमोपाइटिक सेल्स है तो आरबीसीज बनाएंगे, वो आरबीसीज फॉर्म करेंगे, और वहाँ आरबीसीज बनना कम हो गया तो हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम, आरबीसी सेल्स कम हो गए तो एनीमिया होगा। ठीक है, तो वो कौन से टाइप के एनीमिया होंगे? क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया होता है जो हमारी बॉडी के जो बनता है उसमें। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया मींस इवैल्यूएशन ऑफ आयरन स्टोर्स एंड सिड्रोब्लास्ट अलाउज कैटेगराइजेशन ऑफ द एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब जो आरबीसी होते हैं उसका साइज छोटा हो जाना। ठीक है ना, आरबीसी का जो नॉर्मल साइज होता है उससे आरबीसी का साइज छोटा हो जाना, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया। मतलब आरबीसी का साइज छोटा है तो उसमें हीमोग्लोबिन कंटेंट कम रहेगा, क्योंकि जितना बड़ा आरबीसी का साइज होगा, जितना उसका नॉर्मल साइज है उसमें उतना आरबीसी में हीमोग्लोबिन बराबर से बढ़ जाता है। और अगर आरबीसी का साइज छोटा है तो उसमें हीमोग्लोबिन रहने की जगह भी कम हो जाएगी, तो उसको माइक्रोसिटिक एनीमिया कहेंगे। Then macrocytic anemia, macrocytic anemia में to confirm whether the process is megaloblastic or not। मेगालोब्लास्टिक मतलब मेगा यानी बड़ा, मैक्रो यानी बड़ा वाला आरबीसी। अब जो नॉर्मल कंटेंट नॉर्मल आरबीसी का साइज होता है उससे आरबीसी का साइज अगर बड़ा हो गया तो दैट इज कॉल्ड मैक्रोसाइटिक एनीमिया। टू कंफर्म वेदर द ये भी एक टाइप का एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक सेल्स तो नहीं हो गए उसमें, आरबीसी बड़े हो जाना, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड बहुत। एंड नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया मतलब जो नॉर्मल आरबीसीज है वही है साइज उसका, लेकिन हीमोग्लोबिन कंटेंट उसमें कम है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। विदाउट एन इंक्रीज इन द रेक्टिक काउंट फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एब्नॉर्मलिटीज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। उसमें उसका साइज बड़ा छोटा नहीं हो रहा, लेकिन अंदर जो कंटेंट है हीमोग्लोबिन का वो उसमें कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, नाउ डायग्नोसिस एंड स्टेजिंग ऑफ, डायग्नोसिस कैसे पता पड़ेगा? उनमें जो सेल्स देखते हैं वो सेल्स के कारण देखने से उनको पता पड़ जाता है नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा है या हॉटस्किन लिम्फोमा है या मैलिग्नेंसी है या मेटास्टैटिक कार्सिनोमा है, स्मॉल राउंड सेल्स ट्यूमर्स ऑफ चाइल्डहुड है। तो ये सारी चीजें बीमारी, लिम्फोमा मतलब गठाने हो जाती हैं,
है ना। हॉट स्किन डिजीज में गठाने में क्या होती है, स्टमक के नीचे, लिवर के नीचे, इंटेस्टाइन के पास, आसपास चारों तरफ पेट में कहीं कहीं भी गठान गठान हो जाती है पूरे बॉडी में अंदर में, तो वो दैट इज कॉल्ड लिम्फोमा। मतलब वो सेल्स का अपने आप में इकट्ठा होकर स्ट्रक्चर होके वो गठाने बन जाते हैं पूरे बॉडी में, दैट इज कॉल्ड लिम्फोमा। दैट इज मैलिग्नेंसी, मतलब कैंसर। मेटास्टैटिक कार्सिनोमा इज ऑल्सो टाइप ऑफ कैंसर एंड स्मॉल राउंड सेल्स। ट्यूमर्स भी कैंसर के सेल्स होते हैं, या ट्यूमर्स में कई बार टीबी के भी सेल्स होते हैं। तो ये डिजीजेस के बारे में पता पड़ता है। स्ट्रोमल चेंजेस, फाइब्रोसिस, नेक्रोसिस, जिलेटिनोसिस, मैरो ट्रांसफॉर्मेशन। फाइब्रोसिस मतलब फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं बराबर, नेक्रोसिस मतलब सड़ जाता, गल जाता है, डीजेनरेट हो जाते हैं वहां की चीजें, ठीक है। जिलेटिनस मैरो ट्रांसफॉर्मेशन, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं उसके जिलेटिन्स का। नाउ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, व्हाट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब क्या उसके बारे में बोलते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। बायोप्सी इन कोगुलोपैथीज, for aspiration factor replacement therapy prior to procedure and observation should be done for next 24 to 48 hours। यानी बायोप्सी अगर करनी है कोगुलोपैथीज करने के लिए, कोगुलेशन वगैरह सब देखने के लिए, फॉर एस्पिरेशन के लिए फैक्टर्स रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है उसके प्रायर टू प्रोसीजर, प्रोसीजर के पहले, एंड ऑब्जर्वेशन शुड बी डन फॉर नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स। ये करने के बाद 24 घंटे से 48 घंटे तक के बंदे को देखना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन के अंडर रखना पड़ता है। स्टर्नल एस्पिरेट ऑस्टियोपोरोसिस एंड चिल्ड्रन, ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसमें से स्टर्नम से करते हैं, इसके पोजीशन बताएंगे। साइड्स इसके कौन से साइड्स है जहां से ही लेते हैं, दैट इज स्टर्नम। स्टर्नम यानी अपने ये जो बॉडी का जो केज होता है ना, जिसमें हमारा हार्ट सेफ होता है, उस केज में ऊपर का साइड जो होता है, मैं पिक्चर अंदर है मैंने लिया है, उसको स्टर्नम कहते हैं। एंट्रियोइलियक स्पाइन मतलब पीछे की जो रीढ़ की हड्डी का होता है वहां का पोर्शन, कमर के जगह का। Posterior iliac or overlies a large marrow space. Large samples can be obtained from there. Upper end of the tibia in children less than 1 year old में वहां से लेते हैं। तो ये पिक्चर्स मैंने दिखाई, देखिए आप, ये स्टर्नम यानी ना हमारी छाती जो है ना, हमारे बॉडी का केज होता है जहाँ हार्ट वगैरह सारा अंदर सेफ होता है। इसके ऊपर जो रिब्स होती हैं, रिब्स तो सबसे ऊपर टॉप पोस्ट में, दिस इज स्टर्नम। यहाँ से बायोप्सी के लिए निकाला जाता है या एस्पिरेशन किया जाता है। और ये इलियक का, ये कमर का रीढ़ की हड्डी के पास जो होता है, ये हड्डी अंदर कितना अंदर तक के प्रिक करना पड़ता है, इतनी बड़ी उसकी नीडल होती है, इस टाइप से ये निकाला जाता है बोन मैरो एस्पिरेशन। दीज आर द नीडल्स फॉर एस्पिरेशन और बायोप्सी के लिए जो करते हैं एस्पिरेशन नीडल्स, ये इस टाइप की होती है, क्योंकि अंदर तक के पूरा पेनिट्रेट करना पड़ता है। हड्डी बहुत मजबूत होती है, हड्डी के अंदर इसको डालना पड़ता है, इसलिए इसकी मोटी सुइयां होती है बड़ी वाली। ये देखिए मैरो है, बोन है, स्किन है, ये बोन, ये स्किन है ऊपर की, ये बोन, हड्डी मैम ये नीडल जो मजबूत, है मैम, इतने अंदर इसको डालना पड़ता है, ठीक है। बायोप्सी के लिए अंदर तक के इसको प्रिक करना पड़ता है जब बायोप्सी निकालते हैं। ये है, आप कमर के द्वारा लेटते हैं हम, पीछे से बैक साइड है, ये हिप्स के ऊपर की जो हड्डी होती है, यहाँ से ये बायोप्सी के लिए सैंपल निकाला जाता है। बोन मैरो एस्पिरेशन इसे ही कहते हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, इसको निकालते समय हिमोरेजेस हो जाता है। हिमोरेजेस मतलब ब्लड, कहीं से भी ब्लड लीकिंग हो जाती है, ब्लड बहना चालू हो जाता है, ब्लीडिंग चालू हो जाती है, पेन होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हड्डी में मार लगती है, हड्डी को चोट पहुंचता है, हड्डी के अंदर तक के जाना पड़ता है पूरा, तो इट इज पेनफुल। इन्फेक्शन भी होता है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो इन्फेक्शन हो जाता है, पस आ जाती है। परफोरेशंस ऑफ मेजर वेसल्स, जो वेसल्स होते हैं, जो हमारे ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज और वेन्स जो वहां से पास होते हैं, वो रप्चर हो जाती है, तो उसमें से भी ऊजिंग चालू हो जाता है, ब्लड वगैरह निकलना चालू हो जाता है। रिस्क ऑफ जनरल एनेस्थीसिया एंड सेडेशन, क्योंकि बिना एनेस्थीसिया के तो इतना बड़ा काम कर ही नहीं सकते हैं, तो उसका भी एक रिस्क हो जाता है, कई बार एनेस्थीसिया में लोगों बंदों को प्रॉब्लम आ जाती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्पिरेशन एंड बायोप्सी? बेटर साइटोलॉजिकल डिटेल्स, more range from cytochemical stains, flow cytometry, IHC, and ideals for cytogenesis, cytogenics and molecular genetics। ये एस्पिरेशन मतलब सिर्फ लिक्विड अकेले निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशन, मैंने बताया था आपको, उसमें से केवल लिक्विड निकालना है ना। ड्राई टैप इन फाइब्रोसिस और लेस पेनफुल होता है। ये एस्पिरेशन में केवल नीडल डाल के पानी वहां का एस्पिरेट कर लिया जाता है, जैसे हम ब्लड निकालते हैं ना, तो ब्लड निकालने में क्या होता है, यहाँ से आप ब्लड निकाल लेते हो, यहाँ आप लगाते हो टूनिकेट और यहाँ से आप ब्लड निकाल लेते हो, खींच लेते हो। एस्पिरेशन में भी ऐसे वहां का जो लिक्विड है, वहां का जो पानी, उसको एस्पिरेट कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है निडल में, दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशन। और बायोप्सी में आपको उसके टुकड़े निकालने पड़ते हैं, सेल्स निकालने पड़ते हैं, उसका ज्यादा पोर्शन वहां का चाहिए पड़ता है, तब उसकी वो हिस्टोपैथोलॉजी साइट्स बनती है बायोप्सी की, और एस्पिरेशन की साइटोलॉजिकल स्टेनिंग होती है, ठीक है, स्टेन्स होते हैं उसमें। ट्रोपोग्राफिकल डिटेल, सेलुलरिटी एंड इन्फिल्ट्रेशन,
लेस रेंज, कैन बी यूज फॉर बोथ, दोनों चीज का यूज कर सकते हैं. इसेंशियल फॉर डायग्नोसिस इन द ड्राई टैप एंड इट इज मोर पेनफुल. इट इज वेरी पेनफुल. ये आप लोगों को निकालना नहीं है, केवल आपको पढ़ाया जा रहा है. ये केवल ऑपरेशन वाले डॉक्टर्स लोग करते हैं, ये आप लोग के बस की बात है भी नहीं है. यू आर नॉट डॉक्टर्स. इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. ठीक है, आपको केवल पता होना चाहिए व्हाट इज बायोप्सी, व्हाट इज एस्पिरेशन, हाउ द बोन मैरो इज लुक, हाउ बोन मैरो कैसे दिखती है, कैसा होता है. ये केवल आपके जानकारी के लिए है. यू डोंट हैव टू वर्क फॉर दिस. हाँ, अगर आप उस डॉक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, वैसे पैथोलॉजी लेबोरेटरी में आप चले गए, किस्मत से आपको ये सब प्रोसीजर देखने के लिए मिल सकता है. बाकी ये आप लोग, हम लोग के लिए नहीं है. इट इज ओनली फॉर एमडी डॉक्टर्स, दे टेक्स दीज थिंग्स. ठीक है, और वो भी जो सर्जन होते हैं, वो उसके लिए एनेस्थीसिक भी चाहिए पड़ता है, एनेस्थीसिया वाला चाहिए, और सारे लोग साथ में चाहिए, तब ये बायोप्सी होती है, ऐसे नहीं होती है. ठीक है, हमें नहीं करना पड़ता. Now what is aspirate? Smear should be made without delay at the bedside. जैसे आपने एस्पिरेट निकाला, जैसे आपने लिक्विड निकाला, तुरंत के तुरंत बेड साइड तभी के तभी उसकी स्मेयर बन जानी चाहिए, और तभी के तभी उसको वो बॉटल में EDTA वाले में डाल देना चाहिए, बिकॉज में ब्लड होता है, ताकि वो, और ब्लड एंड रिमेनिंग मटेरियल शुड बी डिलीवर्ड इनटू द बॉटल कंटेनिंग EDTA. जो भी मटेरियल और उसमें बचता है वो EDTA में डाल देना चाहिए, ताकि उसको क्लॉट ना हो. ठीक है. Preservative free heparin should be used if the immunophenotyping or cytogenetic studies are needed. अगर उसके साइटोजेनेटिक स्टडीज अगर करनी है, ये इम्यूनोफिनोटाइपिंग करनी है, तो हिपैरिन उसमें डाल देते ताकि ब्लड क्लॉट ना हो. EDTA के बदले फिर हिपैरिन डालते हैं, बिकॉज हिपैरिन इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट. फिर उसका सम मटेरियल कैन बी फिक्स्ड इन फिक्सेटिव रादर देन एंटीकोगुलेंट फॉर प्रिपेयरिंग हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस. कोई कोई मटेरियल को फिक्सेटिव में फिक्स करना पड़ता है. जैसे साइटोलॉजिकल स्टेनिंग करनी है तो उसकी स्लाइड बनाए, और जो साइटोलॉजिकल लिक्विड होता है फिक्सेटिव, तो उसमें फिक्स कर देना पड़ता है उसको एंटीकोगुलेंट के बदले. ठीक है, तो हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस उसके बन जाते हैं फिक्सेटिव में फिक्स कर दो तो. सम फिल्म शुड बी मेड इन द एब्सोल्यूट मिथेनॉल फॉर सब्सिक्वेंट स्टेनिंग बाय रोमनवेस्की मेथड और पॉल स्टेन. और कई इसके लिए स्लाइड जो होते हैं वो एब्सोल्यूट मिथेनॉल का, ये अल्कोहल वाली जो बॉटल होती है उसमें होता है, उसमें वो स्लाइड बना के डाल दो, फिर उसके बाद में उसकी साइटोलॉजिकल स्टेनिंग की जाती है. Appropriate amounts of the anticoagulant for the volume of marrow to be anticoagulated are used. ये ऐसे वायल्स आते हैं आजकल, आप लोगों ने देखे भी हैं. ये इस टाइप के वायल्स सब लेबोरेटरी में यूज होते हैं ब्लड वगैरह लेने के लिए, एस्पिरेट लेने के लिए ये वायल्स होते हैं. Gross excess of anticoagulant masses of the pink staining amorphous material may be seen. पिंक स्टेनिंग करने के लिए ग्रॉस एक्सेस ऑफ द एंटीकोगुलेंट ज़्यादा यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट को, ताकि अंदर का जो पिंक स्टेनिंग है अमॉर्फस मटेरियल का, वो दिखाई दे जाए. क्लम्पिंग ऑफ सम एरिथ्रोब्लास्ट एंड रेटिकुलोसाइट्स में भी सीन. का क्लम्पिंग उसकी दिखती है एरिथ्रोब्लास्ट का, अगर आपने उसको एंटीकोगुलेंट यूज नहीं करा तो क्लम्प हो जाता ब्लड. नाउ सेंट्रीफ्यूगेशन, वी हैव टू डू सेंट्रीफ्यूगेशन आल्सो. सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू कंसंट्रेट द मैरो सेल्स. जो आपने रेड सेल्स निकाला, जो आपने एंटीकोगुलेंट में डाल दिया, उसके बाद में आपको उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, तो सारे मैरो सेल्स जो है वो नीचे बैठ जाएंगे. तो सेंट्रीफ्यूज मशीन से आपको उसको इकट्ठित करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ता है. टू असेस द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ मैरो सेल्स, और इसको प्रोपोर्शन ऑफ द मैरो सेल्स एक साथ ज्यादा हो जाए. पेरिफेरल ब्लड एंड द फैट इज एस्पिरेटेड मटेरियल. और ये पेरिफेरल ब्लड जो होता है और फैट एस्पिरेट जो किया हमने उसमें से, वो भी सेपरेट हो जाता है उसमें से. यूजफुल. Poorly cellular sample, abnormal cells are present in small numbers, और उसमें abnormal cells भी थोड़े नंबर में दिखाई दे जाते हैं. ये मैरोस्टिम डिवाइस, ये देखो, ये ऐसा डिवाइस होता है जिससे निकालते हैं प्लाज्मा, न्यूक्लिएटेड सेल्स, आरबीसीज, ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो गई ऐसा. ठीक है, ये मैरोस्टिम डिवाइस है. जिससे जैसे आपकी सिरिंज होती है ना, ऐसे ये इसका मैरो के लिए, बोन मैरो के लिए ये चाहिए पड़ता है. सिरिंज से निकाला और ये डिवाइस में डाल दिया. Now direct films. डायरेक्ट फिल्म्स में अ ड्रॉप ऑफ मैरो इज प्लेस्ड ऑन द स्लाइड अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम वन हैंड. जैसे हम स्लाइड बनाते हैं नॉर्मली, आपने स्लाइड ली, उसके कॉर्नर पे आपने ब्लड रखा और दूसरी स्लाइड से आपने खींच दिया. अ फिल्म 3 to 5 सेंटीमीटर इज मेड विद अ स्प्रेडर नॉट वाइडर देन 2 सेंटीमीटर. वही 3 से 5 सेंटीमीटर की स्लाइड आप बनानी है, उसको स्प्रेडर से ज्यादा चौड़ी उसको नहीं करना. नॉट वाइडर देन 2 सेंटीमीटर. और स्प्रेडर आपको मालूम है सामने से कटा हुआ होता तो उसकी 2 सेंटीमीटर की होती, पूरे स्लाइड भर के वो स्मेयर बनती भी नहीं है. स्प्रेडर अच्छा होना चाहिए.
ड्रैगिंग द पार्टिकल्स बिहाइंड दैम बट नॉट स्क्वॉशिंग दैम। ड्रैगिंग मतलब पार्टिकल्स को आगे खसकाना है, लेकिन उनको स्क्वॉश नहीं करना, उनको मथीलना नहीं है, मैश नहीं करना उनको, वहां पे आराम से हल्के तरीके से करना, ताकि उसका जो हमें देखना है, जो एबनॉर्मलिटीज है, सेल्स है, वो डिनेचर्ड ना हो जाए, वो रप्चर ना हो जाए। ठीक है। A trial of cells is left behind each particle, और हर सेल्स के पास में, उसमें each particles के पास थोड़े से सेल्स भी बचे रह जाती है। देखिए स्लाइड दिख रहा है, ये इस टाइप से स्लाइड बनती है इसकी बोन मैरो की। बोन मैरो इंटरप्रिटेशन बाय डॉक्टर, ये लिखा है बोन मैरो, मैंने स्लाइड भी आप लोग को दिखाने के लिए ली थी कि इस टाइप से स्लाइड बनती है। नाउ इम्प्रिंट्स, marrow particles can also be used for the preparation of imprints। marrow particles से imprints भी पाने के छप क्या उसमें है, उसके इम्प्रिंट्स भी बन जाते हैं। वन और मोर पार्टिकल्स आर पिक्ड अप कैपिलरी पिपेट। कैपिलरी पिपेट जो होता है, बारीक पिपेट जिससे अपन ESR बढ़ते हैं, पतली वाली पिपेट होती है, उस पिपेट से बहुत सारे पार्टिकल्स, उसे वन और मोर पार्टिकल्स उसे उठा लेते हैं और उससे डाल देते हैं उसमें। ट्रांसफर्ड इमीडिएटली टू अ स्लाइड एंड मेड टू स्टिक टू इट बाय अ जेंटल स्मीयरिंग मोशन। और फिर वो कैपिलरी पिपेट से पार्टिकल्स उठा के भी उसके आप इम्प्रिंट से छोटे पार्टिकल्स की स्लाइड भी बनाकर देख सकते हैं। This slide is air dried rapidly by waving, then it is stained। पहले उसको स्लाइड बना लो, फिर थोड़ा हिला लो धूप में, मतलब हवा से सुखा लो, और फिर उसको स्टेन कर लो। थैंक यू। तो ये मैंने आपको बोन मैरो एस्पिरेशन के बारे में आज बताया। आप लोगों को समझ में आया? आया मैम, थोड़ा थोड़ा। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? नेहा के इसमें मैं अभी मेल कर दूंगी, तो नेहा तुम लोगों को फिर व्हाट्सएप पे डाल देगी, मैं इसको भी दे दूंगी। और भी मैंने जो निकाले हैं आप लोगों के, मैंने पीपीटीज बनाए हैं, जो टॉपिक्स आपके रह गए थे, तो मैं आप लोग को मेल कर दूंगी, ताकि आप लोग अपनी स्टडीज चालू कर दे, क्योंकि आपके एग्जाम 15 से है ना, तो आप लोग अपना पढ़ना चालू कर देंगे। और फिर आपको जो भी क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछने हो तो आप मुझे बता दीजिए कौन सा टॉपिक पढ़ाना, तो मैं आप लोग को वो टॉपिक और करा के आपका पढ़ा दूंगी, आपको टॉपिक्स कंप्लीट कर देंगे। तो ठीक मैम है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका क्या? आपका सिलेबस तो मेरा तो पहले ही मैंने 90% कर दिया था, जो 5-10% बचा था वो यस मैम, टॉपिक्स मैं आपके हाफ करा तो रही हो हूँ। गया था। हाँ, और मैंने नेहा को ऑडियो भी दिए हैं, जो मैंने ऑडियो भेजे थे ना, हीमोग्लोबिन जो मैंने पहले करा दिया था, उसका रिवीजन करने के लिए आप लोगों को ऑडियोज दिए हैं। हीमोग्लोबिन यस मैम, TLC, मिल गए। TLC, ESR, सीमेन एनालिसिस और यूरिन एग्जामिनेशन, स्टूल का है ना, और CSF का, सबके मैंने आपको वो भेजे हैं, तो वो आप सुन के मैम भी आप आपने रिवीजन उसमें करिए। क्लास में, हाँ, आप मैम आपने ल्यूकेमिया नहीं पढ़ाया था। क्या नहीं पढ़ाया? ल्यूकेमिया मैम टॉपिक था ना एक, जो जेरोक्स है हमारे पास, जिसकी वो टॉपिक आपने क्लास में नहीं पढ़ाया था, उसकी PDF सेंड की गई है, मतलब जो उसकी ऑडियो है वो। किसकी किसकी? मैम एक जोर से ल्यूकेमिया बोलो बेटा, चैप्टर है सुनाई ना, नहीं टॉपिक आता है। है। मैम ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया बोल रही है टॉपिक मैम, है। ल्यूकेमिया। हाँ, मैम उसको क्लास में नहीं पढ़ाया गया है अभी। कौन सा टॉपिक? ल्यूकेमिया मैम। ल्यूकेमिया, ओके, मैंने बनाया है ल्यूकेमिया का भी PPT बनाया है। कल आपका क्लास होगा ना, कब है आपका क्लास? नेक्स्ट क्लास में ल्यूकेमिया भी बता दूंगी आप लोग को। मैम मुझे तो ये मैम बताइए, हाँ, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट जो आपने बताया नेचुरल होता है, तू वहां की आवाज कम कर, उस ये तेरी आवाज आ रही ना। हाँ, आपने बताया अभी हेपेरिन एंटीकोगुलेंट नेचुरल होता है, तो मैम ये पाया किस चीज में जाता है? एक सेकंड रुको, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट रुक जाओ। मैम आपकी आवाज भी काफी ब्रेक हो रही है। हाँ बेटा, 1 मिनट रुको, पूरा तो है, फुल साउंड है। इसको बंद कर, मेरी ये आवाज आते रहे तो मेरे को अंदर से कुछ सुनाई नहीं आ रहा उसके कारण। अच्छा, अब आ रही है आवाज मेरी? आ यस रही है मैम। मैम। हाँ, 1 मिनट सेट कर रहे हैं। अब ठीक है, बोलो तुम लोग क्या बोल रहे हो, बोलो। गालिब क्या बोल रहे थे बेटा? हेपेरिन एंटीकोगुलेंट आपने बताया नेचुरल होता है, तो ये पाया किस चीज में जाता है मैम? थोड़ा जोर से बोलो। मैम बहुत लाउडली बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बोलो। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट किस चीज में पाया जाता है मैम? एंटीकोगुलेंट तो हमारे ब्लड में ही होता है, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है, और हेपेरिन
क्या कर लिया, क्या हो गया मैम? पेरिन हमारे ब्लड में एंटीकोगुलेंट होता है और उसके कारण हमारा ब्लड बराबर फ्लो होते रहता है, क्लॉट नहीं होता है। और जो अब तो मैम बिल्कुल नहीं आ रही आवाज आपकी। अब तो बिल्कुल नहीं आ रही, वो कह रहे चलो ठीक है, बाय। अरे एंटीकोगुलेंट अब तो ब्लड में होता और उसके लिए केमिकल की वाइल आती है, एटी आती है, एफरन आती है, एक वाइल और आती है। EDTA वगैरह होता है, EDTA वगैरह ये आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है। हेलो, अब आवाज आ रही है? नहीं मैम आ बहुत रही। कम आ रही है। कम आ रही है बोल रहे, आवाज बिल्कुल भी और कम होगी आवाज। एक बरीसा आप बता दो इसे, गालिब को समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, अभी समझाया तो बेटा। मैम आपकी तो मैम आवाज जब ही ये नहीं आ रही है। अरे सुन तो लो, जब ब्लड में होता है एंटीकोगुलेंट तो फिर ये तो क्लॉट नहीं होना चाहिए ना। तो बेटा बाहर निकलने के बाद तो उसमें प्लेटलेट का वो हो जाता है ना, क्लॉटिंग हमारा। तो खून में अगर कहीं मार लग जाती है तो ब्लड क्लॉट होता है कि नहीं होता है? तो जैसे ही ब्लड बाहर आएगा तो क्लॉट होगा। अरे इसको हवा लगने से क्लोड हो जाता है। हाँ, ब्लड तो क्लॉट होगा ना। हिपेरिन जब भी एयर की कांटेक्ट में आता है तभी ये वर्क करता है। हिपेरिन ये हमारी बॉडी में ही होता है, समझ हाँ। आ गया? ना आया अभी। तो अरे तुझे तब का एयर से बता तो रही है। अब आ रही है आवाज? यस मैम। हाँ, यस मैम। ओके। मैम जी आप अभी स्क्रीन पे जो सिलेबस पढ़ा रही हैं हाँ, तो इसकी पीडीएफ हमें कब तक मिल जाएंगी? हम पढ़ के फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे ना अभी आपसे। मैं भेज दूंगी नेहा को। अभी मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, मेल कर दूंगी नेहा के इस पे अभी थोड़ी देर बाद ही। ओके ओके भी मैंने मैम। कर दिया था ओके नेहा, मैम। मैंने सारी पीपीटीज भेजी है ना तुम्हें। बस मैम मुझे मेल पे मिल गई, मैं सेंड कर दूंगी इनको। हाँ, इन बच्चों को कर दो, जो भी मैंने भेजा है मेल पे, सारा चीज इन लोग को भेज दो मेल पे, ताकि इन लोग पढ़ लेंगे पूरा। ठीक है। ओके मैम, 15 से कंफर्म है हमारे एग्जाम। हाँ, हो सकते हैं ना, आ गया ना शेड्यूल, तुम लोग का आने वाला है ना शेड्यूल। मैम एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन? अब वो तुम्हारे गवर्नमेंट का काम है, जो वो लेंगे जैसे लेंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है बेटा। उन लोग जैसा लेंगे वैसे पता पड़ जाएगा आप लोगों को, है ना। ये कॉलेज वाला नहीं है ना काम, ये सीन हमारा। हेलो, समझ में आ रही है बात? ओके मैम। हाँ, ओके मैम। ओके और कोई थैंक टॉपिक यू तुम मैम। लोग का? और कोई टॉपिक तुम्हारा रह गया है जो मैं अभी दूंगी? अभी तुम्हें और भी भेज दूंगी, जो मैंने निकाले हैं वो टॉपिक भी मैं भेज दूंगी आप लोग के लिए। ठीक है, बाकी यस मैम। मैक्सिमम टॉपिक मैं तुम्हारे करा चुकी हूँ, और जो बचे वो भी आज दे ही दूंगी मैंने, जो बनाए पीपीटीज, ताकि तुम लोग मैम क्लास एक चीज अटेंड। और पूछनी थी आपसे। हाँ, बोलो बोलो। मैम ये जो ऑनलाइन एग्जाम होंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं ना? हाँ, 99% तो ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में और कैसे आंसर लिखोगे तुम? बड़े बड़े आंसर कैसे लिखोगे? जो आप हाँ, जो आप लोग पढ़ोगे उसको क्वेश्चन आंसर टाइप में मत पढ़ना, आप लोग ऑनलाइन टिक मार्क करते जाना, आप पता पड़ेगा भी आपका। ठीक है। मैं को रखा ऐसे करके इधर कोई ना दिखे और एक फोन काट के है को लगा के इसमें आवाज तो जाएगी ना। मैं वाली भाई से पूछो ना इसका क्या है, ऐसा ऐसा वो बताएंगे और यार। तो किसी को कोई यार मैं क्वेश्चन? मोहम्मद एजाज, क्या है, बातें मत करो, बोलो। और किसी को कोई क्वेश्चन है? हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर आराम से कर लेना। ईएसआर सबको मालूम है ना कैसे करते हैं? ईएसआर कैसे करते हैं? ईएसआर के लिए ब्लड एक बार सुन लो। ईएसआर के लिए आपको क्या करना होता है? ईएसआर के लिए आपको ईडीटीए वायल में ब्लड लेना होता है। काय में लेना होता है? ईडीटीए वायल। ये डिस्टर्बेंस आ रहा है इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। ये मोहम्मद एजाज के आसपास है। ईडीटीए वायल लेना पड़ता है, ईडीटीए का बल्ब लेना पड़ता है, मतलब ईडीटीएल ट्यूब होता है जिसमें एंटीकोगुलेंट ईडीटीए होता है। उस ब्लड में आपको ईएसआर के लिए 2 ml ब्लड डालना पड़ता है ना। वेनस ब्लड लेना पड़ता है। वेनस ब्लड लेके आपको 1 घंटे के लिए पिपेट में डाल देना। 2 टाइप के मेथड होते हैं इसके, वेस्टर्न मेथड और विंट्रोप मेथड। 2 ट्यूब होते हैं अलग अलग। आप विंट्रोप ट्यूब में भरोगे और 1 घंटे के लिए रख दोगे। बारी कैपिलरी पिपेट आती है जिससे आपको भरना पड़ता है। विंट्रोप ट्यूब छोटा होता है, उसमें आपको भर के 1 घंटे के लिए रख देना पड़ता है। 1 घंटे बाद उसकी रीडिंग देखनी पड़ती है, दैट इज ईएसआर। ठीक है।
और यही ESR वाला ट्यूब जो होता है, इसको आप अगर 1 घंटे बाद आपने रीडिंग ले ली, उसको आपने सेंट्रीफ्यूज कर दिया, सामने एक और ट्यूब उसके बैलेंस में रख के, पानी भर के, ब्लड रख के, आप उसको सामने बैलेंस रख के आप उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे, तो पैक सेल वॉल्यूम आ जाएगा। सेंट्रीफ्यूज में क्या होगा, पूरे आरबीसी नीचे सेटल हो जाएंगे, तो उससे पैक सेल वॉल्यूम भी आप देख सकते हो उसी ESR वाले विंट्रोप ट्यूब से। तो ESR भी उसी ट्यूब से कर सकते हैं, और विंट्रोप से आप पैक सेल वॉल्यूम भी कर सकते हैं, PCV। ठीक है, लेकिन वो 1 घंटे बाद आप ले सकते, पहले करोगे सेंट्रीफ्यूज तो ESR नहीं आएगा ठीक से, समझ में आया? तो पहले ESR का 1 घंटा वैल्यू ले लो, उसका निकालो, ऊपर की रीडिंग जो होगी कितना ESR गिर रहा, इरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट उसको बोलते हैं। ESR मींस इरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट, 1 घंटे में कितने आरबीसी नीचे सेटल हुए, दैट इज इरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट। और ये जब कोई का टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस है या अर्थराइटिस है, इन डिजीज में बढ़ जाता है, या क्रॉनिक डिजीज है, बुखार बहुत दिन से आ रहा है, तो ESR बढ़ जाता है बंदे का। ठीक है, तो ये आपको ESR उसमें देखना है। और PCV किसमें कम हो जाता है, जिसका हीमोग्लोबिन कम होता है, एनीमिक पेशेंट होता है, उसका PCV कम होता है, क्योंकि आरबीसी ज्यादा होंगे तो हीमोग्लोबिन अच्छा होगा ना, और PCV कम है मतलब हीमोग्लोबिन उसका कम है। तो ये मैंने ESR का और PCV का बता दिया। हीमोग्लोबिन के बारे में भी आपको बता दूं, हीमोग्लोबिन कैसे टेस्ट करते हैं, रिवीजन कर लो अपना। हीमोग्लोबिन आपको रिवीजन करना है तो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिनोमीटर से किया जाता है। कैसे करते हैं, हीमोग्लोबिनोमीटर से, और शैलीज मेथड से करते हैं। किससे करते हैं, शैलीज मेथड। तो शैलीज मेथड में क्या होता है, कंपैरेटर बॉक्स होता है, एक उसमें ट्यूब होता है, एक पिपेट होती है, और एक N/10 HCl होता है। ठीक है, और N/10 HCl आपको 2 लिमिट तक के जो ट्यूब होता है कंपैरेटर में, जो खाली ट्यूब होता है रखा हुआ, उसमें आपको 2 लेवल तक के N/10 HCl डालना होता है। फिर आपको प्रिक करना पड़ता है फिंगर में। फिंगर प्रिक करने के बाद आपने इस फिंगर से प्रिक करने के बाद ब्लड लेना है, ब्लड लेके पिपेट में सक करना है 0.5 लेवल तक के, जो मार्किंग होता है 20 माइक्रोलीटर, उसमें ब्लड लेना होता है। ठीक है, वो ब्लड लेके आपको पिपेट में ऐड कर देना पड़ता है, जिसमें आपने N/10 HCl डाला। कीप इट फॉर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए आप रख दीजिए उसमें। 10 मिनट बाद उसमें कंपेरेटर में कलर आ जाता है। कलर आने के बाद आप उसको फिर रीडिंग देखिए कंपेरेटर बॉक्स में, ड्रॉप बाय ड्रॉप यू हैव टू ऐड वाटर। आप एक एक बूंद करके उसमें पानी डालेंगे, डाइल्यूट डिस्टिल वाटर आपको ऐड करना है, और आपको रीडिंग मैच करते रहना है। कंपेरेटर में 2 कलर होते हैं, लाइट ऑरेंजिश कलर का, ठीक है, उससे आपको ब्राउनिश ऑरेंजिश होता है वो, उससे आपको कंपेयर करना पड़ता है कि ये इसका लाइट, तीनों को लाइट में देखना पड़ता है, कंपैरिजन में तीनों कलर एक जैसे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। जैसे ये देवी माँ की जीव है ना, ये मयंक शर्मा के, इसमें इस टाइप का कलर होता है कंपैरेटर के कांच का, तो उसमें फिर आपको वो ट्यूब रख के मैचिंग करनी पड़ती है कि ये हमारा कलर बराबर आया या नहीं आया, और जिस लेवल पे वो कलर मैच होता है दैट इज द हीमोग्लोबिन ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, और नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल लेडीज लोगों का होता है 11 to 14, और मेल का होता है 14 to 16, और बच्चों का होता है 16 to 18 या 20, छोटे छोटे बच्चों का। ठीक है, और हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, एनीमिक पेशेंट है, तो 10 से नीचे वाला जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया में अभी आपको बताया मैक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया और नॉर्मोसिटिक एनीमिया। तो ये एनीमिया मतलब एनीमिया यानी खून की कमी हो जाना, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। और ल्यूकेमिया क्या होता है, हाँ बोलो। मैम जैसे हम डोनर से मतलब ब्लड लेते हैं तो उसका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? उस बंदे का हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए, अगर मेल है तो उसका 14 से 16 होना चाहिए हीमोग्लोबिन, अगर आप ब्लड उससे लेते नीचे हो। से डोनेट नहीं लेना चाहिए ना? हाँ, जिसके पास कम हीमोग्लोबिन है उसका ब्लड नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर ही नहीं लेगा ब्लड, उसने देना भी नहीं चाहिए और डॉक्टर ने लेना भी नहीं चाहिए। जो ऑलरेडी हीमोग्लोबिन जिसका कम है उसका ब्लड लेके क्या करोगे, है ना? हाँ, पता पड़ा वो यहाँ से ब्लड दे रहा है और यहाँ से उसको ब्लड चढ़ रहा है, तो ऐसा काम थोड़ी करना है आपने। ठीक है, हाँ, तो जिसका हीमोग्लोबिन बराबर है उसी का ब्लड लेना है, जिसका नॉर्मल है। नॉर्मल लिमिट क्या बताई मैंने आपको, 12 to 14 है लेडीज का, 14 to 16 है जेंट्स का, और 16 के बाद 18 तक के आप कर लो बच्चों का। ठीक है, ये बुक में 1 प्लस माइनस होता है, सब बुक में अपनी अपनी रीडिंग, बिकॉज हमारे इंडियंस में लेवल थोड़ा कम होता है और फॉरेन कंट्रीज में जो होते हैं उन लोग का लेवल थोड़ा अच्छा होता है। और इसमें भी लेडीज, इंडियन लेडीज है, वो कुछ खाते पीते नहीं है, उन लोग के पास में तो वैसे ही हीमोग्लोबिन उनका बहुत कम होता है। आप देखेंगे, जांच कराने जाएंगे, किसी का जांच करेंगे ना, जब आप कभी जांच करोगे हीमोग्लोबिन, तो आपको पता पड़ेगा इंडियन लेडीज का 10.5 से ज्यादा होता ही नहीं है। मैक्सिमम जितनी लेडीज जांच कराने आएंगी 10:30 11 के अंदर वो वाइंड अप हो जाएगा उनका हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब लास्ट 1 मिनट बचा है, और किसी को कोई क्वेश्चन है पूछो।
नो मैम, थैंक यू। हाँ, अब क्लास खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में और भी सब लोगों को बोलो। आज 15 ही लोगों का अटेंडेंस ले लिया नेहा? मैम श्री Yes, ma'am. अवस्थी के भैया को चोट लग गई है मैम, वो हॉस्पिटल में है, कह रहे थे मेरी प्रेजेंट लगवा देना। ऐसे प्रेजेंट नहीं लगेगी, ये तो ऑनलाइन है मेरे पास में, ऑनलाइन सबकी रीडिंग आएगी तो कैसे प्रेजेंट लग जाएगी? ठीक है, हाँ ऐसे मैम, कह रहा कि मैम को बता देना। वो सब ठीक है, लेकिन ये तो मुझे पूरी अटेंडेंस भेजनी पड़ती है, स्क्रीनशॉट भेजती है नेहा आप लोगों का पूरा। जो लोग उसमें प्रेजेंट दिखेंगे उन्हीं की तो अटेंडेंस लगेगी, जो नहीं दिखेंगे उनका अटेंडेंस में कैसे भेज दूंगी बताओ? है ना, रजिस्टर में तो हम लिख ओके के मैम, भेज देते थे, लेकिन वो स्क्रीनशॉट में कैसे मैं आपका अटेंडेंस ऐड करवा दूंगी वहां पे? हमें तो डेट वाइज स्क्रीनशॉट भेजनी ओके। पड़ती है ना। आज की स्क्रीनशॉट आज ही भेजेंगे, आप रहोगे